हेलो दोस्तों, मैं अरविंद अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये तरंग चैप्टर के पार्ट 2 होगा। इसके पहले पार्ट 1 आया होगा। पार्ट 1 में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। पार्ट 2 में कुछ चीज़ें बाकी लग गई थी, जैसे कि संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या होता है ना, आयाम क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है ना, और बाकी चुंबकीय तरंगों की खोज करता है। इतने ही चैप्टर बाकी इसमें लगे थे। इसके बाद से इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आइए इस चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे इसको क्या करना है। ठीक है। पहला है संपीड़न। संपीड़न का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि माध्यम के कण जिस स्थान पे, संपीड़न का मतलब ये होता है कि माध्यम के कण जिस स्थान पे पास पास होते हैं उसको संपीड़न बोलते हैं, ठीक है ना। और माध्यम के कण जिस स्थान पे दूर दूर होते हैं उसको विरलन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर बना के दिखाया गया होगा। इस वाले जगह को हम क्या बोलेंगे, संपीड़न बोलेंगे, ठीक है ना। और इस वाले जगह को हम क्या बोलेंगे, तो विरलन बोलेंगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए। उम्मीद है आपको काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने बनाया था, ठीक है ना। आप इसमें देख सकते हैं इस वायर को, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉइल काफी घना लपेटा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे काफी पास पास में है, यहाँ पर भी काफी पास पास में, यही चीज बोर्ड पे बताई, ठीक है। तो आप समझिए कि माध्यम के कण जिस स्थान पे पास पास देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत करीब करीब है, यहाँ पर भी बहुत करीब है, और यहाँ पर भी बहुत करीब है, तो इसको संपीड़न बोलेंगे। संपीड़न, संपीड़न, क्लियर हो गया। अब देखिए, माध्यम के कण जिस स्थान पे दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, ये दूर दूर है, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे दूर दूर, तो इसको बोलेंगे विरलन। इसको क्या बोलेंगे, विरलन, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि संपीड़न का घनत्व और दाब अधिक होता है अपेक्षा विरलन के, क्योंकि इसका क्या है, देख रहे हैं ना, दूर दूर पे इसका घनत्व भी कम होगा और दबाव भी कम होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयाम। आयाम का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे। दोलन करने वाली वस्तु की अपनी सामान्य स्थिति की किसी भी ओर जितना आधी से अधिक दूरी तय कर लेती है, ठीक है ना, उसको ही हम दोलन का आयाम कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपने दो, यहाँ पे ये कोई एक डोरी बांध दी, ठीक है ना, और इसको आपने यहाँ से खींच करके और एक ही बार छोड़ने का प्रयास किया, तो जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो इसका आकृति ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। समझ में आ गया, इस तरीके से होगा। अब देखिए, आयाम का मतलब क्या होगा कि जितना अधिक से अधिक इधर गया होगा या जितना अधिक से अधिक इधर गया होगा उसको ही आयाम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बीच वाली दूरी आपकी क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको ही हम लोग आयाम बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसके खोजकर्ता कौन कौन है, ये आपसे रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो गया, डीआरडीओ हो, जो भी आपके सामने कंपटीशन है उसमें इससे क्वेश्चन एक बन जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें गामा किरणें की खोज किसने की थी। तो पहले तो गामा किरणें की खोज किसने की थी, पाल विलियर्ड्स ने की थी। अगर पूछ ले गामा किरणें का नामकरण किसने किया था, तो वैज्ञानिक का नाम था रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ही गामा किरण का नामकरण किया था। खोज किसने किया था, पाल विलियर्ड्स ने किया था। उसके बाद से एक्स किरणें, काफी पॉपुलर क्वेश्चन, हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में, हमें लग रहा है कि 10 से 20 बार पूछा जा चुका था किसी ना किसी एग्जाम में, तो इसको तो आपको रट ही लेना, ठीक है ना। रॉन्टिजन ने किया था, ठीक है ना, इसका आविष्कार किसने किया था, रॉन्टिजन ने। फिर पारा बैगनी किरणें, इसको किया था रिटर ने, ठीक है। दृश्य भी किरण की खोज की थी न्यूटन ने की थी, ठीक है ना। आपने न्यूटन के बारे में तो पढ़ ही रखा होगा, न्यूटन की गति का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है। फिर कह रहा है कि और रक्त किरणें की खोज किसने की थी, हर्सेल ने की थी। रेडियो, लघु रेडियो तरंग अपतरंग की खोज हेनरी हटर्ज ने की थी, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने की थी, ठीक है ना दोस्तों। और सूक्ष्म तरंगे कहाँ से कहाँ तक होती है, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 10 पे पावर -3 से लेकर 10 पे पावर -2 तक होती है। इसको इतने बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म रेडियो तरंगे कहते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का, ऐसे तो आप रट ही दे, और नहीं तो मैं एक छोटा सा आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, अगर आपको समझ में आए तो और बेटर होगा, ठीक है। देखिए, इसमें आप कैसे ट्रिक लगा सकते हैं ना। गामा किरणें, गामा यहाँ पे देखें तो गामा में एक शब्द देख रहे हैं, गम, गम छिपा हुआ है ना। तो गम कभी भी क्या करना चाहिए, तो पालना नहीं चाहिए, गम अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, बहुत दुख होता है गम से, ठीक है ना। तो गामा किरणें खोज पाल विलियर्ड्स, आप एग्जाम में 4 ऑप्शन आएगा, पाल जैसे दिखेंगे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से कहते हैं एक्स किरणें। एक्स किरणें की खोज किसने की थी, रॉन्टजन। और रॉन्टजन शब्द में लग रहा है कि कोई रोने वाली आवाज आ रही है, रॉन्टजन, रॉन्टजन, ठीक है ना। तो एक्स किरणें, जब भी आपका एक्स किरण मतलब एक्सरे कब होता है, ठीक है ना, जब भी आपका कोई हाथ पैर टूट जाता है, उसी समय आदमी बहुत दुखी होता है, ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रोना, ठीक है ना, तो रोंटजन, एक्स किरण है रोंटजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। पाराबैंगनी किरणें, पाराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाराबैंगनी, इसमें एक शब्द है बैगनी, बैगनी को आपने पकड़ा, कोई लड़का है मार्केट से बैगन लेके आता है और वो बैगन क्या होते हैं, अधिकांश उसमें खराब हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अधिकांश क्या होता है कि बैगन खराब हो गया होता है और उसकी मम्मी बोलती है इसको ले जा, रिटर्न करके लेके आ, रिटर्न करके लेके, ठीक है ना। तो पारा बैगनी, बैगनी किरण किसने? रिटर ने किया था। इस तरीके से आप दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे दृश्य विकिरण, अब दृश्य विकिरण क्या होता है? तो न्यूटन ने किया था, ठीक है ना, न्यूटन। ये आपको याद करना पड़ेगा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई आदमी बड़ा दृश्य देखता है तो उत्साहित हो जाता है और घर के लोग कहते हैं न्यूटन हो, न्यूटन हो, ठीक है ना। और उसके बाद से अवरक्त किरणें, ठीक है। अगला क्या है? अवरक्त किरणें, और रक्त किरणें की खोज हर्सेल ने की थी। अब देखिए यहाँ पे रक्त है और यहाँ पे सेल है, ठीक है ना। तो सेल क्या होता है? कोशिका में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। सेल, सेल कोशिका के अंदर होते हैं, ठीक है ना। और रक्त भी शायद उसी से संबंधित जीव विज्ञान से, तो ऐसे कर लेंगे रक्त और सेल। तो रक्त किरणें खोज हर्सेल ने की थी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरी ने की थी और हेनरी हटर्ज ने की थी। और हटर्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, एडजेट होता है। तो तरंग के एसआई मात्रक क्या होता है? हटर्ज होता है। तो इस तरीके से आप तरंग हटर्ज याद कर सकते हैं, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी, दीर्घ रेडियो तरंग खोज मार्कोनी ने की थी। आपको पता होगा कि रेडियो का आविष्कार भी किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थे तरीके। और आगे एक और पॉइंट बच जाता है, उसका नाम है तरंग, ठीक है ना। एक और है तरंगधैर्य, उसको भी तुरंत हम बता देते हैं। आप तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब जानेंगे हम लोग तरंगधैर्य के बारे में। तरंगधैर्य एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। तरंगधैर्य का मतलब क्या होता है? तरंग गति करेगी, तरंग गति में सामान्य कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? तरंगधैर्य कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तरंगधैर्य बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो इसको क्या क्या, इसको ग्रीक अक्षर के लेमडा से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। इसको ग्रीक अक्षर के किसके? लेमडा से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई तरंग चल रही है, ठीक है ना। तरंग का मतलब क्या होता है? लहर होता है, लहर का मतलब ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो ये ऊपर ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे से निकल रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला यहाँ हाईएस्ट पॉइंट और ये वाला दो क्रमागत, ठीक है ना, या तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, ठीक है ना। तो दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला कण यहाँ पे होगा, ठीक है, दूसरा कण यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरी को ही तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य को दोस्तों जो है लेमडा से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। ग्रीक अक्षर के लेमडा से भी सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसको ये बना दिया तरंगदैर्घ्य लेमडा, ठीक है। अब देखिए जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा इसको बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है ना, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो गर्त बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये स्ट्रिंग होता है और नीचे वाला क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट, इसको गर्त बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से एक क्वेश्चन और आ जाता है, ठीक है। ये तरंग चाल, तरंग चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, ठीक है ना। पूछा जाता है कि तरंग चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। अब इसको तरंग चाल को किससे डिनोट करते हैं? तो v से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कितने बार, है ना। और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका ऐसे बन जाता है। रेलवे में कभी कभी न्यूमेरिकल ये आ जाते हैं कि यदि किसी वस्तु की आवृत्ति है जो 0.5 हर्ट्ज की है, ठीक है ना, और उसका तरंग दैर्घ्य जो है 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो उसकी तरंग चाल क्या होगी? तो दोस्तों जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो उसका तरंग चाल आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। आप आवृत्ति कितना दिया? 0.5 हर्ट्ज का,
तो यहाँ पे कर देंगे 0.5 और तरंग चाल कितना है 10 मीटर का, तो यहाँ कर देंगे 10, यहाँ पे हो गई ये इसके लिए ये, ठीक है ना, और इसको काट देंगे यानी कि 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों, इससे एक न्यूमेरिकल भी होगा। अगर ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।